मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और सीटेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्लास को करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो क्लास है ना, और इस पर आधारित जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी पर आधारित है। और आपको पता है कि आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, उन सभी में एनसीईआरटी से ही प्रश्नों को लिया जा रहा है। तो एनसीईआरटी पर आधारित हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। और ये जो क्लास है सीटेट के लिए और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपसे करा है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने बताएंगे क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ पर सभी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, केवल कर्क रेखा और विषुवत रेखा के मध्य, या फिर केवल मकर रेखा और विषुवत रेखा के मध्य। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बहुत ही महत्वपूर्ण सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, तो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब इस पृथ्वी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, क्या करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर से अगर हम लोग बात करेंगे तो 23.5 डिग्री से एक रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। और नीचे से अगर हम लोग बात करेंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिण से एक रेखा गुजरती है, जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। ठीक है, फिर ऊपर हम लोग बात करेंगे तो 66.5 डिग्री उत्तर से एक रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक वृत्त। और नीचे की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो 66.5 डिग्री दक्षिण से एक रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ठीक, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको याद रखना है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कर्क रेखा से लेकर के क्या होता है, मकर रेखा के बीच में ही पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, तो सूर्य का जो प्रकाश है तो वो क्या हो रहा है, तो वो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में ही पड़ता है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग सूर्य के प्रकाश के चमकने की बात करेंगे तो सूर्य का प्रकाश किसके बीच में, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अगर हम लोग बात करेंगे तो सूर्य का प्रकाश दोपहर के समय कम से कम एक बार सीधा ऊपर, एकदम सीधे सीधे एकदम ऊपर से चमकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सीटेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, और आपको पता है कि सीटेट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी से लिए जाते हैं। तो एनसीईआरटी पर आधारित ये क्लास है, और आजकल जितनी भी परीक्षाएं हो रही है उन सब में जो प्रश्नों का आधार है वो एनसीईआरटी ही है। तो आपके लिए ये सेशन जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, बिहार टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो जैव मंडल के अगर हम लोग बात करेंगे तो जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है, तो इस प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो ये दूसरा प्रश्न। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं ना जो अभी बीएड में एडमिशन लिए हैं। तो आपको पता है कि आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है तो आगे चल करके आपको टेट सीटेट देना ही देना है। ठीक है, अगर आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है तो फिर आपको टेट सीटेट यस टेट बिहार टेट ये देना ही देना है। इनसे बच करके आप कहीं नहीं जा सकते हो। तो अगर आप बीएड में एडमिशन लेने के लिए एकदम निश्चित हो गया है कि आप बीएड में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको अब जो है, ठीक है, अब जो है आपको टेट सीटेट यस टेट की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जैसे आपकी बीएड कंप्लीट होना तो बीएड कंप्लीट होने के साथ साथ आपका टेट सीटेट भी क्लियर हो जाए, ताकि जैसे ही शिक्षक भर्ती आए तो फिर आप उसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपके लिए क्लास जो है, ठीक है, अभी उपयोगी नहीं है, बिल्कुल उपयोगी है, और आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, जहाँ पर हमको क्या हो रहा है, जहाँ पर हमको भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए आंसर कर देंगे।
ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। पवन क्रियाओं के द्वारा छत्रक सेल बनाई जाती है जो कि प्रायः हमको देखने को मिलती हैं। तो आपसे पूछ रहा है, देखो यहाँ पर इस प्रश्न की बात करेंगे तो इस प्रश्न में एक प्रश्न अपने आप छिपा हुआ है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो छत्रक सेल है ना, या जो ये छत्रक शिला है, तो इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आप कहोगे किसके द्वारा? पवन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? पवन के द्वारा, हवाओं के द्वारा छत्रक शिला का निर्माण होता है। अब दूसरा प्रश्न ये पूछ रहा है कि इनका निर्माण कहाँ पर होता है? रेगिस्तानों में होता है, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में होता है, पहाड़ों पर होता है, या फिर पठारों पर होता है। तो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या करेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, रेगिस्तानों में। ठीक है, आपसे यहाँ से प्रश्न बनता है। देखो अगर हम लोग बात करें किसकी, हम लोग बात करें किसकी? छत्रक शिला की बात कर ले। ठीक है, किसकी? छत्रक शिला की बात कर लें, या फिर हम लोग क्या कर लें, या फिर हम लोग बालुका स्तूप की बात कर लें। ठीक है, किसका? तो बालुका स्तूप की बात कर लें, बालुका स्तूप की बात कर लें। ठीक है, या फिर हम लोग टिब्बा या फिर टीला की बात कर लें। ठीक है, क्या कर लें? या फिर हम लोग टिब्बा की बात कर लें, या फिर टीले की बात कर ले। तो ये सब का निर्माण किससे होता है? तो इन सब का निर्माण जो है वो हवाओं से होता है। ठीक है, जैसे आपने मरुस्थलीय क्षेत्र में देखा होगा कि जब हवाएं चलती है ना, तो अपने साथ क्या करती हैं? रेत को उठा करके लेकर के जाएंगे और इस तरीके से क्या कर देंगे? इस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा कर देंगे। तो ये एक टीला नुमा संरचना बन जाएगी ना, एक ऊंचा सा टीला बन जाएगा। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि जो हवाएं है ना, ये क्या करती हैं? तो ये जो है हवाएं जो है रेत को उठा के लेके जाती है और इस तरीके से एक जगह इकट्ठा कर देती है, इस तरीके से एकदम त्रिभुजाकार आकृति बना देती है। तो ये क्या होता है? तो ये जो है टीला जैसा दिखता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या फिर कहेंगे स्तूप जैसा दिखता है। ठीक है, बालू का स्तूप जैसे दिखता है। ठीक है, छत्रक शिला की बात करेंगे। छत्रक शिला में क्या होता है? हवाएं जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये बालू को जो है रेत के कण को बालू को उड़ा के लेकर गई, इस तरीके से बनाई। ठीक है, इस तरीके से कोई एक आकृति बना दी। फिर इसके बाद क्या होता है? जब हवाएं चलती है ना, तो हवाएं क्या करती हैं? तो हवाओं के माध्यम से क्या होता है? हवाओं के माध्यम से जो ये वाला हिस्सा है ना, रुको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो क्या होता है? हवाएं जो है पहले क्या करती है? इस तरीके से टीला बनाती है, इस तरीके से एक टीला बना दी। फिर क्या होता है? हवाएं जो होती है ना, वो इस वाले हिस्से को क्या कर देती? इस वाले हिस्से को काट देती, इस वाले नीचे वाले हिस्से को काट देती। जब नीचे वाले हिस्से को काट देती है ना, तो ये फिर क्या हो जाता है? तो ये छातानुमा संरचना बन जाती है। इस तरीके से ये छातानुमा संरचना बन जाती है। तो ये होता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे वाला जो हिस्सा है ना, इसको हवाएं काट करके पतला कर देती है और ऊपर वाला हिस्सा जो है ये उठाता रहता है। तो इस तरीके की संरचनाएं आपको जो है रेगिस्तानों में देखने को मिलती हैं और पवनों के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यदि अहमदाबाद, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बताएंगे। यदि अहमदाबाद 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारत का मानक समय 8 है, 8 बजे प्रातः है। अब देखो यहाँ पर इस प्रश्न को, इस समय इस तरीके के प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा भारत का मैप बना लेते हैं। ठीक है, छोटा सा क्या कर लेते हैं? तो एक छोटा सा हम लोग भारत का मैप बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को समझना क्या है? तो देखो यहाँ पर समझना ये है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो ये गुजर रही है। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा ऐसे गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री से गुजरती है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात में कह रहा है कि गुजरात में जो देशांतर रेखा गुजर रही है वो कितनी है? तो वो है 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, कितना है? तो 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, कितना? तो 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो दोनों का अंतर अगर आप निकालोगे तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो दोनों का अंतर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? तो आपको 10 डिग्री पूर्वी देशांतर देखने को मिलेगा। कितना? 10 डिग्री देखने को मिलेगा ना। ठीक है, ये 72.5 है और ये 82.5 है, तो दोनों का अंतर आपको 10 डिग्री देखने को मिलेगा। 1 डिग्री में कितना होता है? 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। तो फिर 10 डिग्री में कितना हो जाएगा? तो 10 डिग्री में आप क्या कहोगे? आप कहोगे 40 मिनट होगा। अब 40 मिनट तो होगा, लेकिन अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये जो मानक समय रेखा है ना, ये जो हमारी मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, अगर इससे आगे की तरफ जाएंगे तो समय क्या होता है? समय प्लस होता है। ठीक है, क्या होता है? समय प्लस होता है। लेकिन अगर हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा? समय माइनस होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है वो इस मानक समय रेखा के क्या है? तो पीछे है।
अहमदाबाद मानक समय रेखा की क्या है, तो पीछे है। तो हम 8 बजे प्रातः में से क्या करेंगे, 40 मिनट को माइनस करेंगे। 40 मिनट को आप माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो 7:20 आएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तंती, मोमिन और देवंग समुदाय, तो ये किस में लगे हुए हैं, लकड़ी के काम में, बर्तन बनाने के काम में, चमड़े के काम में, या फिर बुनने के काम में। तंती हो गया, मोमिन हो गया, देवंग समुदाय हो गया, तो ये सब लोग किस में लगे हैं, क्या आ जाएगा, तो देखो ये जो समुदाय है ना, ये बुनकर समुदाय है। ठीक है, कौन है, तो ये लोग बुनकर समुदाय हैं। और ये किस काम में, तो ये बुनने के, बुनकर लोगों का काम क्या है, जो बुनकर समुदाय वो क्या करते हैं, बुनने का काम करते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न सीटेट के जो है एग्जाम से पूछे गए प्रश्न हैं। सीटेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, साथ ही बिहार शिक्षक भर्ती जो है, ठीक है, उसको 4.0 जो है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं। और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से सारे प्रश्न लिए गए। यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय क्या होगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। एक बार फिर से बहुत ही अच्छा सा प्रश्न। देखो लंदन से अगर हम लोग बात करेंगे तो जो लंदन है, ठीक है, लंदन जो है, तो लंदन से क्या हो रहा है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, कौन सी, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, जिसको हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जिसको हम लोग प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, तो ये लंदन से गुजरती है। और यहाँ से भारत का समय कितना आगे है, तो भारत का समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, भारत का समय क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। लंदन के समय से भारत का समय कितना, तो आप कहोगे 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, कितना, तो लंदन के समय से भारत का जो समय है वो कितना, 5.5 घंटे आगे है। अब अगर लंदन में सुबह के 10 बज रहे हैं, तो लंदन में अगर सुबह के 10 बज रहे हैं तो फिर इसमें इसके 5.5 घंटे बाद जो समय होगा वही भारत में होगा। तो 10 बजे में 5.5 घंटे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो 10 2 12 हो जाएगा, और 3.5 घंटे उधर जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3:30। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से आपको मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है और आपको मिलान करना है। ठीक है, आपको मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है। ठीक है, आपको मिलान करना है, बताएंगे क्या हो जाएगा। जितने भी मेरे भाई बहन बीएड कर रहे हैं या फिर बीएड में एडमिशन ले लिए हैं, तो उनके लिए बेहतर मौका है कि अभी से वो सीटेट की तैयारी शुरू कर दे, ताकि बीएड कंप्लीट होने से पहले, बीएड 4 सेमेस्टर कंप्लीट होने से पहले वो टेट सीटेट एकदम क्लियर रहे, ताकि जैसे ही बीएड कंप्लीट करेंगे तुरंत ही शिक्षक भर्ती आएगी और शिक्षक भर्ती में आप टेट सीटेट बिहार टेट पास रहेंगे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखो कृषि के हम लोग बात करेंगे तो कृषि का संबंध किससे है, तो कृषि का संबंध भाई खेती करने से। कृषि का संबंध किससे, खेती करने से। तो पहले का आप क्या कर दोगे, दूसरा कर दोगे। पहले का दूसरा आपको कहाँ पर, तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है, या तो ऑप्शन संख्या ए में दिख रहा है या तो ऑप्शन संख्या सी में दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, मत्स्य पालन की बात करेंगे तो मत्स्य पालन का संबंध किससे, मछली पालन से हो जाएगा, तो सी का चौथा हो जाएगा। तो सी का चौथा आपको कहाँ पर, ए वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उद्यान कृषि की हम लोग बात करेंगे तो उद्यान कृषि में क्या हो जाएगा, तो फूल फल और सब्जियां उगाना। और द्राक्षा कृषि की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अंगूर की खेती हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अंगूर की खेती के लिए हम लोगों को याद रखना है कि जो अंगूर की खेती होती है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो अंगूर की खेती को हम लोग क्या करते हैं, तो विटीकल्चर कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, तो विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है। अब देखो ये सीटेट का प्रश्न है, एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है, और ये एक ऐसा प्रश्न है ना जो कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो ये एक ऐसा है ना जो कई सारे एग्जाम में पूछा गया। तो ग्रीष्मकालीन, देखो अगर हम लोग भारत की बात कर लें, देखो ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, आप इस क्लास को अगर नियमित रूप से देख रहे हो ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, आपके लिए जो मैं सेशंस लेकर के आता हूँ ना, बहुत ही हेल्पफुल होता है। बस शर्त ये है कि आप नियमित रूप से मेरे साथ जुड़े रहें, और जो सेशंस मैं लेकर के आता हूँ ना, उनको ध्यानपूर्वक देखते रहें और सुनते रहें। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले। देखो ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग इस तरीके से क्या कर दें, इस तरीके से 4 दिशाओं में बांट दें, इस तरीके से अगर हम लोग कर दें तो फिर क्या होगा, आपको पता है जो गर्मियों में हवा चलती है ना, जो मानसून चलता है ना, वो इस तरीके से भारत में चलता है। ठीक है, क्या होता है,
तो अगर हम लोग बात करेंगे तो गर्मियों में जो मानसून है ना वो क्या हो रहा है, वो इस तरीके से भारत में प्रवेश करता है, ठीक है, इधर से प्रवेश करता है। तो आपसे पूछ रहे किस दिशा से किस दिशा में चल रहा है, तो आप क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे, क्या हो जाएगा, क्या करोगे भाई, तो आप कहोगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, ठीक है। क्या हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन जो मानसूनी हवाएं हैं वो दक्षिण पश्चिम से किस दिशा की तरफ चलती हैं, उत्तर पूर्व की तरफ चलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती है। अब ये देखो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न, बताएंगे क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो जब अगर हम लोग बात करें तो देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच में हम लोग बात करेंगे तो एक रेखा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग देशांतर रेखा भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसी को देशांतर कर रहा हूँ, सॉरी 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और जब इस भूमध्य रेखा पर, क्योंकि ये भूमध्य रेखा एकदम बीचों बीच से गुजर रही है, ठीक है, तो इस बीच वाली रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना तो फिर क्या होता है, दोनों गोलार्धों को बराबर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। जब इस बीच वाली रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना तो फिर क्या होगा, तो फिर दोनों गोलार्धों में बराबर प्रकाश पहुंचेगा और जब दोनों गोलार्धों में बराबर प्रकाश पहुंचेगा ना तो दोनों गोलार्धों में क्या होगा, दिन और रात की स्थिति बराबर होगी। तो क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और प्रश्न आपसे बन जाता है, ठीक है, कि जो ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है तो इस पर सूर्य का प्रकाश कब कब पड़ता है। तो याद रखेंगे 2 तारीखों में पड़ता है, एक पड़ता है 21 मार्च को और दूसरा पड़ता है कब, 23 सितंबर को, ठीक है। 21 मार्च को जब सूर्य का लंबवत प्रकाश, ठीक है, भूमध्य रेखा पर पड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं बसंत विषुव। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और अभी आज के सेशन में भी अभी आपको आगे इस तरीके का प्रश्न मिलेगा। तो 21 मार्च को क्या होता है, तो जब भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है तो उसको कहते हैं बसंत विषुव। और 23 सितंबर को जब भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं शरद विषुव कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो उसको हम लोग शरद विषुव कहते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे बसंत विषुव पूछा जाए तो आप आंसर करोगे 21 मार्च, अगर आपसे शरद विषुव पूछा जाए तो आप कहोगे 23 सितंबर, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश कब कब पड़ता है तो आप आंसर करोगे कब, 23 सितंबर को पड़ता है और कब पड़ता है, और आप कहोगे 21 मार्च को पड़ता है, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दिन रात की अवधि जब बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस पर सीधी पड़ती है, तो आप कहोगे भूमध्य रेखा पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है। कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है, केरल की, मिजोरम की, गोवा की, अरुणाचल प्रदेश की। तो बताएंगे क्या जाएगा, तो कोंकणी अगर हम लोग बात करें, अच्छा हमारी अगर हम लोग भाषा की बात कर लें, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग भाषा की बात करेंगे तो भाषा का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया, ठीक है। कौन सी, तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची में भाषाओं का, मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। पहले इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले कितनी भाषाएं थी, तो पहले थी 14 भाषाएं, कितनी थी, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में अगर हम लोग बात कर लेंगे कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में आप कहोगे इसमें 22 भाषाएं, कितनी भाषा हैं, 22 भाषाएं, ठीक है, याद रखिएगा। और जो 71वां संशोधन हुआ था ना, 71वां संशोधन 1992 के द्वारा, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपसे पॉलिटी में भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी परीक्षाओं में बीएड एंट्रेंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप बिहार टेट, यस टेट, सी टेट, सुपर टेट देते हो या फिर स्टेट लेवल की जो भी एग्ज़ाम देते हो, सब में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 71वां संशोधन 1992 हो रहा है और इसके द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 भाषाएं जोड़ी जा रही हैं, कौन कौन सी, तो आप कहोगे नेपाली भाषा, ठीक है, कोंकणी भाषा और क्या हो जाएगा, और मणिपुरी भाषा, ठीक है। क्या हो जाएगा, और मणिपुरी भाषा। तो 3 भाषाओं को जोड़ा जा रहा है 71वें संशोधन 1992 के द्वारा। अब प्रश्न ये बनता है कि ये भारत में बोली कहाँ पर जाती है, तो देखो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये हमारा प्यारा भारत है,
ठीक है, सारी चीज़ें आपको मैप बना करके बताने का प्रयास करूँगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। और सेशन अगर पसंद आता है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि बाकी साथियों तक पहुँच सके। तो अगर हम कोंकणी भाषा की बात करेंगे तो कोंकणी भाषा जो है वो इस क्षेत्र में बोली जाती है। अब इस वाले क्षेत्र में अगर हम लोग बात करेंगे कौन कौन आएगा, तो इस वाले क्षेत्र में थोड़ा सा महाराष्ट्र का क्षेत्र आएगा, गोवा का क्षेत्र आएगा और थोड़ा सा कर्नाटक का क्षेत्र आएगा। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, तो ये कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो कई बार हम लोग आज के सेशन में बात कर चुके हैं, आज के सेशन में कई बार ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। तो इस प्रश्न को तो कई बार हम लोग कर चुके हैं। भारत की मानक समय रेखा, तो कोई भाई बहन मेरा ये गलत नहीं आंसर करेगा, क्या हो जाएगा, तो भारत की मानक समय रेखा जो याम्योत्तर रेखा, ये क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, ए आंसर कर देंगे। भारत की मानक समय रेखा जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अच्छा, जो भारत की मानक समय रेखा है ना, ये याद रखिएगा कितने, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है और 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको नाम याद रखना है। एक तो है उत्तर प्रदेश, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो उड़ीसा है, ठीक है, क्या है, उड़ीसा है। और क्या हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ से होकर के क्या हो रहा है, भारत की मानक समय रेखा गुजर रही है, ठीक है। और मानक समय अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से लिया गया, तो आप कहोगे इलाहाबाद से, ठीक है। कहाँ से, तो इलाहाबाद से अगर हम लोग बात करेंगे, इलाहाबाद, प्रयागराज, नैनी से अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत का मानक समय लिया गया है। और भारत का जो मानक समय वो 0 डिग्री देशांतर या फिर कहें ग्रीनविच लंदन के समय से अगर हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री देशांतर से भारत का जो मानक समय है वो कितना, तो आप कहोगे 5.5 घंटे क्या है, 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे प्लस है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, महानदी पर है, नर्मदा नदी पर है, बताएंगे क्या हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध परियोजना। तो देखो यहाँ पर हमको सारी चीज़ों को याद रखना है। देखो जैसे कावेरी नदी पर अगर हम लोग बात कर लें तो देखो कावेरी नदी जो है ना, इसको सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि इसको कहते हैं दक्षिण गंगा कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो दक्षिण गंगा कहते हैं, ठीक है। और कावेरी नदी पर देखो आपको क्या हो जाएगा, तो कावेरी नदी पर आपको शिव समुद्रम बांध मिल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो एक तो आपको शिव समुद्रम बांध मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो कृष्णराज सागर बांध देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो कृष्णराज सागर बांध देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ याद रखेंगे मेट्टूर बांध आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो मेट्टूर बांध जो है तो ये सब आपको कहाँ पर, कावेरी नदी पर देखने को मिल जाएगा। और ये सब अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कृष्णा नदी पर हम लोग बात करेंगे तो कृष्णा नदी पर आपको कौन से बांध देखने को मिलेंगे, तो कृष्णा नदी पर आपको अलमाटी बांध देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा, तो अलमाटी बांध आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो नागार्जुन सागर बांध देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो नागार्जुन सागर बांध आपको देखने को मिलेगा कृष्णा नदी पर, ठीक है। महानदी पर हम लोग बात करेंगे तो महानदी पर आपको क्या आ जाएगा, तो महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महानदी को क्या करते हैं, तो उड़ीसा का शोक कहते हैं। साथ ही साथ आपको महानदी के संदर्भ में याद रखना है कि जो ये महानदी है, ठीक है, महानदी पर क्या हो जाएगा, हीराकुंड परियोजना है, ठीक है। कौन सी, तो हीराकुंड जो बांध परियोजना है वो किस पर, महानदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर है, ठीक है। कौन सी, तो नर्मदा नदी पर है, क्लियर है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत एक बड़ा देश है और यह पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो जो हमारा प्यारा भारत है, अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां स्थान है। अगर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे 7वें स्थान पर है, तो इनसे बड़े, भारत से बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से देश हैं उनको भी आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे बड़ा अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो आप कहोगे रूस है। दूसरे स्थान पर हम लोग बात करेंगे कौन है, कनाडा है। तीसरे स्थान पर हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे चाइना है। चौथे स्थान पर आप आंसर करेंगे अमेरिका है। 5वें स्थान पर आप आंसर करेंगे ब्राज़ील है, ठीक है। कौन है, तो ब्राज़ील है। और 6वें स्थान पर हम लोग बात करेंगे तो आप किसको कहोगे, आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। किसको करोगे, तो आप ऑस्ट्रेलिया को कर दोगे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये छः क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं। सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा है, फिर चाइना है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है
और 7वां स्थान जो है वो अपने प्यारे भारत का है। और भारत जो है ना ये पूरे विश्व के कितने, तो पूरे विश्व के 2.4% क्षेत्र पर फैला है। ठीक है, कितने, तो भारत पूरे विश्व के 2.4% क्षेत्र पर फैला है। और पूरे विश्व की अगर हम लोग बात करें तो 17.3 या फिर कहेंगे लगभग 17.5% जनसंख्या हम लोग कह सकते हैं, लगभग कह सकते हैं 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व की जो है वो कहाँ पर, तो वो भारत में निवास करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से किसके मध्य रेडक्लिफ रेखा है। बताइएगा, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान है, भारत और म्यांमार है, भारत और अफगानिस्तान, या फिर भारत और चाइना। क्या हो जाएगा, रेडक्लिफ रेखा किसके किसके बीच है। देखो भारत और चीन की अगर हम लोग बात कर लें, अगर हम लोग भारत और चीन की बात कर लें तो भारत और चीन के बीच में कौन कौन सी रेखा है, तो आप कहोगे एक तो LAC है। LAC क्या है भाई, तो LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, क्या है, तो वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चीन के बीच में है। साथ ही साथ याद रखेंगे भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। ठीक है, कौन सी, तो मैकमोहन रेखा है। और ये मैकमोहन रेखा किस राज्य में खींची गई है, अगर आपसे ये पूछ ले तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा खींची गई है। और ये भारत और चीन के बीच में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये भारत और चीन के बीच में। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर हम लोग भारत और अफगानिस्तान की बात कर लें, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान की बात कर लें तो भारत और अफगानिस्तान जो है तो इनके बीच में कौन सी रेखा है, तो इनके बीच में आप कहोगे डूरंड रेखा। ठीक है, कौन सी, तो आप कहोगे डूरंड रेखा। ठीक है, अच्छा पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे कहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो फिर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर भी आप कहोगे डूरंड रेखा। ठीक है, डूरंड रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी डूरंड रेखा। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, कौन सी, तो रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा, साथ ही साथ आपको याद रखना है LOC। अब LOC क्या है, तो LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल और रेड क्लिफ रेखा ये दोनों किसके बीच में है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और रेड क्लिफ ये दोनों रेखाएं किसके, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में याद रखेंगे। आंसर क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। केसर का उत्पादन कहाँ पर होता है, असम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, गुजरात में होता है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है केसर का उत्पादन, तो केसर का उत्पादन कहाँ पर होता है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, केसर का उत्पादन कहाँ पर होता है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर, तो केसर का उत्पादन जम्मू एंड कश्मीर में होता है। और जम्मू एंड कश्मीर में केसर को जो है, ठीक है, क्या किया गया, तो केसर को GI टैग दिया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है, तो केसर का उत्पादन जो है तो ये जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है, और जम्मू एंड कश्मीर में केसर को GI टैग दिया गया है, याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो है ये निम्न में से कौन से मानसरोवर झील से जो है कौन सी नदियाँ निकलती हैं, बताएंगे। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया। तो मानसरोवर झील कहाँ है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, अगर हम लोग अपने प्यारे भारत की बात कर लें, ठीक है, किसकी बात कर लें, अगर हम लोग अपने, ठीक है, प्यारे भारत की बात कर लें, ठीक है, तो ये हमारा प्यारा भारत हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये है अपना, यहाँ पर है मानसरोवर झील। ठीक है, क्या है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो मानसरोवर झील। ठीक है, भारत के बाहर मानसरोवर झील है। और मैंने आप लोगों को बताया है कि भारत के बाहर से या फिर कहें ट्रांस हिमालय से 3 नदियों का उद्गम होता है। भारत के बाहर से या फिर कहेंगे ट्रांस हिमालय से 3 नदियों का उद्गम होता है। और ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, कौन कौन सी नदियाँ होंगी, तो आप कहोगे सिंधु नदी है, ठीक है, सतलज नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत के बाहर है, और ऑप्शन में आपको सतलज नदी दिया गया था। ठीक है, तो 3 नदियाँ हैं जो भारत के बाहर से, जो ट्रांस हिमालय से निकल रही, कौन कौन सी, तो एक तो आप कहोगे सिंधु नदी है, ठीक है, दूसरी आप कहोगे सतलज नदी है, और तीसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरी आप कहोगे ब्रह्मपुत्रा नदी है।
तो क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल बताएगा। भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल होती है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल होती है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सेशन को आप लोग लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, PDF मिलती रहे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, आप हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो फिर आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। साथ ही साथ अगर आपको सीटेट का, ठीक है, या फिर UPSSC पेट का भी पेपर होने वाला है, तो UPSSC पेट का या फिर सीटेट का आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, जिसको लेकर के आप घर पर आराम से बैठ करके पढ़ सकें, सीटेट की तैयारी कर सकें और सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये नंबर है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे। ठीक है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको सीटेट के लिए PDF जो PDF है, शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको अवेलेबल कराया जाएगा, जिसको आप घर बैठे आराम से पढ़ सकें और तैयारी कर सकें और एग्ज़ाम को, सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। बशर्ते ये है कि जो ये सीटेट का जो आपको शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा तो ये फ्री नहीं दिया जाएगा, छोटी सी सहायता राशि लेकर के बहुत कम पैसे में आपको सीटेट का बहुत ही बेहतरीन नोट्स दिया जाएगा, जिसको आप घर बैठे, ठीक है, जिससे आप पढ़ करके शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हो और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो अगर आप जो है आपको चाहिए होगा तो इस व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, एक छोटी सी सहायता राशि दे करके, ठीक है, आप जो है सीटेट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, चावल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, चावल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आज ही तो हम लोगों ने बात की 2.4% है। भारत जो है वो पूरे विश्व के कितना, तो 2.4% क्षेत्र पर फैला है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, भारत के किस राज्य की सर्वाधिक तटीय सीमा है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। अब देखो ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, क्या है, तो ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, तटीय सीमा का मतलब क्या होता है, तटीय सीमा का मतलब ऐसी सीमा जो समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है, क्या है, तो ऐसी सीमा जो समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत की जो समुद्री तटीय सीमा है वो कौन सी है, तो वो ये वाली सीमा है। ठीक है, क्या है, तो भारत की अगर हम लोग समुद्री तटीय सीमा की अगर हम लोग बात करें तो भारत की जो समुद्री तटीय सीमा है वो ये वाली सीमा है। ठीक है, और इस समुद्री तटीय सीमा की अगर हम लोग लंबाई की बात कर लें तो इस समुद्री तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे 6100 किलोमीटर। कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। और इस समुद्री तटीय सीमा में जब हम लोग लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सीमा को जोड़ देते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सीमा को जब इस जलीय सीमा तटीय सीमा में जोड़ देते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ करके हो जाती है लगभग 7500 किलोमीटर। ठीक है, कितनी हो जाती है, लगभग 7500 किलोमीटर हो जाती है जलीय सीमा की लंबाई। ठीक है, हमारी जो जलीय सीमा है इस जलीय सीमा पर कुल 9 राज्य स्थित है। ठीक है, कितने, कुल 9 राज्य स्थित है। अगर पश्चिम की तरफ पूछा जाए तो पश्चिम की तरफ 5 राज्य हैं और पूर्व की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 राज्य हैं। कुल मिलाकर के 9 राज्य स्थित हैं। आपसे पूछ रहा है सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, सबसे लंबी जलीय सीमा किसकी है, तो आप कहोगे सबसे लंबी जलीय सीमा है किसकी, गुजरात की। किसकी है, गुजरात की है। गुजरात के बाद सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश की। ठीक है, किसकी है, तो गुजरात की है। गुजरात के बाद अगर हम लोग बात करेंगे किसकी है, आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश के बाद अगर हम लोग बात करेंगे किसकी है, तो तमिलनाडु की। ठीक है, किसकी, तमिलनाडु की है। और तमिलनाडु के बाद अगर हम लोग बात करेंगे किसकी है, तो आप कहोगे महाराष्ट्र की है। ठीक है, किसकी है, तो महाराष्ट्र की, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे लंबी तटरेखा जो है वो किसकी है, तो वो गुजरात की है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के बाद हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु की। और तमिलनाडु के बाद जो सबसे लंबी तटरेखा है वो किसकी है, वो महाराष्ट्र की है, याद रखिएगा। क्लियर भाई बात। तो ये 4 सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य हैं, इनको आपको याद रखना है। अगर आपसे सबसे छोटी तटरेखा पूछा जाए, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे सबसे छोटी तटरेखा पूछ ले तो सबसे छोटी तटरेखा जो है वो कहाँ की है, तो वो गोवा की है।
सबसे छोटी जलीय सीमा तटीय सीमा किसकी है, तो आप कहोगे गोवा की। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर कर देंगे गुजरात की। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर बताएंगे। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर असम में बताएंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। देखो राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए ना, तो राजस्थान में आप क्या कहोगे, तो आप राजस्थान में कहोगे केवलादेव या फिर घाना है। ठीक है, क्या है, तो आप कहोगे क्या, केवलादेव। ठीक है, क्या करोगे, तो आप कहोगे केवलादेव या फिर कहोगे घाना जो है। ठीक है, क्या है, तो केवलादेव या घाना जो है, तो ये आपको कहाँ पर, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा राजस्थान में, वो आपको सरिस्का देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सरिस्का देखने को मिलेगा। और तीसरा जो आपको याद रखना है वो कौन सा, तो वो आपको रणथंभौर याद रखना है। ठीक है, कौन सा, तो रणथंभौर याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तीन तो आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, असम में अगर हम लोग बात करें तो असम में क्या हो जाएगा, तो असम में आपको काजीरंगा देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा, तो काजीरंगा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको मानस आपको देखने को मिलेगा। काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, देहिंग पटकाई हो गया। ठीक है, कौन सा, तो देहिंग पटकाई हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो रायमोना हो गया। ठीक है, रायमोना हो गया, ओरांग हो गया। तो ये सब आपको कहाँ पर, तो ये सब आपको असम में देखने को मिल जाएंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, तो गुजरात में देखने को मिलेगा। और ये जो गिर नेशनल पार्क है ना, ये किसके लिए, तो ये याद रखेंगे एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए, तो ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, झूम कृषि भारत में कौन से भाग में की जाती है। झूम कृषि अगर हम लोग बात करेंगे तो पश्चिमी घाट पर होती है, दक्षिणी भारत में होती है, मध्यवर्ती भारत में या फिर उत्तरी पूर्वी भारत में होती है। झूम कृषि कहाँ पर होती है, आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या आंसर कर दोगे। तो देखो जो झूम कृषि होती है ना, ये उत्तरी पूर्वी भारत पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। उत्तरी पूर्वी भारत जो मेघालय, असम मेघालय वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये झूम कृषि होती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात कर लें। सबसे पहले तो भारत का एक छोटा सा अच्छा सा मैप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा सा तो नहीं बन सकता है, लेकिन चलिए ठीक है, समझने भर का तो मैप बना ही सकते हैं। ठीक है, एक ठीक है, हमारे समझ को विकसित करने वाला जो मैप हो सकता है, तो वो हम लोग यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भारत हो गया। अब इस भारत में अगर हम लोग क्या कर लें, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे उत्तर से दक्षिण की बात कर ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे उत्तर से दक्षिण की बात कर ले, तो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 3214 किलोमीटर। ठीक है, कितनी, तो आप कहोगे 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण अगर पूछा जाएगा। और अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूर्व से पश्चिम पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व पूछ ले, तब आप आंसर क्या करोगे, तब आप आंसर करोगे 2933 किलोमीटर। ठीक है, क्या करोगे, तब आप आंसर करोगे 2933। तो पूर्व से पश्चिम कहे या पश्चिम से पूर्व कहे, आप आंसर करोगे किसको, ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे 2933 किलोमीटर। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बुग्याल से क्या से बताइएगा, पहाड़ों में स्थित घास के मैदान, सूखे जंगल, रेगिस्तानी प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, तो बुग्याल का अर्थ किससे है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो बुग्याल का संबंध किससे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। चलो फटाफट सभी मेरे भाई आंसर करो भाई, बुग्याल का संबंध किससे है, क्या आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, क्या आंसर कर दोगे। तो देखो अगर हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लें, ठीक है, किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लें, तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मर्ग घास का मैदान देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा, तो मर्ग घास का मैदान देखने को मिलेगा, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। और अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में क्या हो जाएगा, तो उत्तराखंड में आपको बुग्याल और पयार घास का मैदान देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा, तो उत्तराखंड में आपको बुग्याल और पयार घास का मैदान देखने को मिलेगा। ठीक है, बुग्याल और पयार, और ये कैसे, तो ये शीतोष्ण ठंडे घास के मैदान है जो आपको पहाड़ों पर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। मर्ग घास का मैदान जम्मू एंड कश्मीर में, बुग्याल और पयार घास के मैदान जो है ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है।
कल्पक्कम तमिलनाडु, तारापुर राजस्थान, नरौरा उत्तर प्रदेश, कायगा कर्नाटक। तो यहाँ पर कुछ परमाणु संयंत्रों के नाम दिए गए हैं और आपको राज्य के नाम दिए गए। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो कल्पक्कम जो है, तो कल्पक्कम तो तमिलनाडु में है, तो बिल्कुल एकदम सही है। नरौरा अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में, ये भी बिल्कुल एकदम सही है। कैगा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कर्नाटक में है, ये भी बिल्कुल एकदम सही है। तारापुर आपसे कह रहा है राजस्थान में, तो यहाँ पर ये गड़बड़ी हो जाएगी भाई। तारापुर अगर हम लोग बात करेंगे तो तारापुर जो है ना, तो ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि कहाँ पर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। और रावत भाटा जो है ना, तो ये आपको कहाँ पर, तो ये रावत भाटा जो है, तो ये आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, ठीक है, याद रखिएगा। आर से राजस्थान, आर से रावत भाटा, तो रावत भाटा राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा। काकड़ा पाड़ अगर हम लोग बात कर लेंगे तो काकड़ा पाड़ भी आप याद रखेंगे। काकड़ा पाड़ जो है, तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, तो ये कहाँ पर, तो ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, तो गुजरात में। तो गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, ये सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के नाम आपको याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देश जिसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। देखो भारत की अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, अगर हम लोग क्या कर लें, अगर हम लोग मान लो यहाँ पर भारत का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा भारत का मैप बना लेते हैं और इस मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये भारत है और इस भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भारत की जो है ना, ये भारत की क्या है, तो ये भारत की स्थलीय सीमा है, ठीक है। क्या है, तो ये भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भारत की क्या है, तो ये भारत की स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा का मतलब ये वो सीमा है जो स्थल से सटी हुई है और इस स्थलीय सीमा की लंबाई अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इस स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। और इस स्थलीय सीमा के साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने देश, तो 7 देश सीमा बनाते हैं। इस स्थलीय सीमा के साथ कितने देश, 7 देश सीमा बनाते हैं, ठीक है। 15,200 किलोमीटर इस स्थलीय सीमा की लंबाई है। और इन 7 देशों में आपसे पूछ रहा है कि सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है। बांग्लादेश है, चीन है, म्यांमार है या फिर पाकिस्तान। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश बनाता है 4,096 किलोमीटर की। सबसे लंबी सीमा जो है तो वो बांग्लादेश ही भारत के साथ बनाता है, कितनी, 4,096 किलोमीटर की, ठीक है। इनके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी जो सबसे लंबी सीमा है वो बनाता है चीन। तीसरी जो सबसे लंबी सीमा है वो बनाता है पाकिस्तान। और चौथी जो सबसे लंबी सीमा बनाता है वो कौन बनाता है, वो बनाता है नेपाल। तो ये 4 भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाले देश हैं। सबसे छोटी अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो सबसे छोटी सीमा जो है वो बनाती है अफ़गानिस्तान, ठीक है। कौन बनाती है, तो सबसे छोटी सीमा जो है वो कौन बनाती है, तो अफ़गानिस्तान बनाती है, याद रखेंगे। सबसे छोटी सीमा कौन है, तो अफ़गानिस्तान बनाती है, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। निम्न में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, चंबल है, कौन सी नदी सबसे लंबी है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्या आंसर करोगे, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देना। तो भारत में अगर हम लोग बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्या आंसर करेंगे, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, यमुना है या फिर चंबल है, क्या हो जाएगा, इसे आंसर करिएगा। तो आंसर कर देंगे ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। देखो भारत के अंदर आपसे पूछा जाता, आपसे भारत की नहीं पूछ रहा, आपसे ये बस पूछ रहा है सबसे लंबी नदी कौन सी। तो सबसे लंबी नदी जो है तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर आपसे भारत में पूछता तो भारत में आप कहते हैं गंगा है, लेकिन भारत का नाम नहीं ले रहा, आपसे पूछ रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर क्या कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो नोट दर्रा है, बोलन दर्रा है, बनिहाल दर्रा या फिर काराकोरम दर्रा। तो बताएंगे क्या जाएगा, तो कश्मीर को शेष भारत से, देखो जब आप क्या हो रहा है ना, जब आप जम्मू से आप क्या कर रहे हो, मान लो आप जम्मू हो, ठीक है, आप जम्मू में हो और जम्मू से जब आप क्या करते हो, जब आप कश्मीर में एंट्री करते हो, है ना, तो असली सुंदरता कहाँ पर, असली सुंदरता तो कश्मीर में है, ठीक है। तो जब जम्मू से आप जब जाओगे तो पहले जम्मू पड़ेगा और फिर जम्मू से आप कश्मीर में एंट्री करते हो। तो जब आप जम्मू से कश्मीर में एंट्री करोगे तो असली सुंदरता आपको कहाँ पर, कश्मीर में देखने को मिलेगी। और जब कश्मीर की सुंदरता को आप देखोगे ना तो आपका मन निहाल हो जाएगा कि अरे भाई कहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर तो पहले आना चाहिए था, कहाँ पर आ गया, धरती पर स्वर्ग है तो बस यही है।
तो जब आप देखोगे कश्मीर की सुंदरता को देखोगे ना, तो आपका मन क्या हो जाएगा, एकदम निहाल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तो कश्मीर की सुंदरता को देखने के लिए, निहाल होने के लिए आपको बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो बनिहाल दर्रा। कश्मीर की सुंदरता को देख करके निहाल होने के लिए आपको बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरना पड़ेगा, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन सा राज्य है जो भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कर रहा है। कर्नाटक है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है या फिर गोवा। चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, क्या आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कर्नाटका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, रबी की फसल बोई जाती है, कब बोई जाती है, तो रबी की फसल कब बोई जाती है, आपसे ये पूछ रहा है। तो जून से जुलाई में, जनवरी से मार्च में, अक्टूबर से नवंबर में, मार्च से मई में रबी की फसल बोई कब जाती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो रबी की फसल को बोने का काम किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन किन फसलों को बढ़ावा दिया, बताइएगा क्या हो जाएगा। हरित क्रांति के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, क्या आंसर करोगे, तो हरित क्रांति का संबंध जो है वो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने से है। ठीक है, किसको है, तो खाद्यान्न उत्पादन को क्या करना है, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना है। ठीक है, और इसी उद्देश्य से हरित क्रांति की शुरुआत की गई। अगर आपसे विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछा जाए, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आप आंसर करोगे किसको, नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, किसको, तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर आपसे राष्ट्रीय हरित क्रांति की बात कर लेंगे, तो राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक किसको मानते हैं, तो आप आंसर करोगे किसको, एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, किसको, तो एम.एस. स्वामीनाथन को राष्ट्रीय हरित क्रांति का जनक मानता है। और अभी आपको पता है कि 2024 में, ठीक है, 5 लोगों को भारत रत्न दिए गए। कितने लोगों को, तो 5 लोगों को क्या किए गए हैं, भारत रत्न दिए गए। और उन 5 लोगों में अगर हम लोग बात करेंगे कौन, तो एम.एस. स्वामीनाथन जी भी हैं। तो जो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हो रही है, इसमें सर्वाधिक उत्पादन जो है तो वो गेहूं और चावल, आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर दोगे, गेहूं और चावल। और अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला, तो आप कहोगे पंजाब में। ठीक है, कहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें कि प्रभाव कहाँ पर किस राज्य में देखने को मिला, तो आप कहोगे पंजाब में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न वनों में से भारतीय भूमिका सर्वाधिक, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन से वन पाए जाते हैं, बताइएगा क्या जाएगा। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन से वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन या फिर मैंग्रोव वन, तो बताइएगा क्या जाएगा। तो सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन से वन पाए जाते हैं, इस प्रश्न का आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या जाएगा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन से वन पाए जाते हैं, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, या फिर क्या कहोगे, या फिर कहोगे पतझड़ वन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे पर्णपाती वन, या क्या कहोगे, या फिर कहोगे पतझड़ वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, या फिर क्या हो जाएगा, या फिर कहेंगे पतझड़ वन। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कर्णप्रयाग संगम है। तो कर्णप्रयाग अगर हम लोग बात करेंगे तो किन नदियों का संगम है, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी व पिंडार नदी, धौली गंगा व अलकनंदा या फिर अलकनंदा व पिंडार नदी, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, देखो भागीरथी और अलकनंदा अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो ये कहाँ पर, तो ये तो मिलती हैं देवप्रयाग में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा नदी, तो ये कहाँ पर मिलती हैं, तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। और देवप्रयाग में जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं ना, तो यहीं से क्या हो जाता है, तो यहीं से फिर अब ये गंगा के नाम से जानी जाएगी। यहीं से क्या हो जाएगा, यहीं से अब ये गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों मिलती हैं कहाँ पर, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में जब मिलेंगी ना, तो फिर अब यहीं से ये क्या हो जाएंगी, ये गंगा हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, अब यहीं से ये गंगा के नाम से जानी जाएंगी। ठीक है, याद रखेंगे। आपसे कर्णप्रयाग कह रहा है, कर्णप्रयाग में अगर हम लोग बात करेंगे तो अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम है। ठीक है, किसका, तो अलकनंदा नदी और पिंडार नदी का संगम है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा,
तो डी आंसर कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारी वर्षा में अत्यधिक निच्छालन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अगर हम लोग बात करेंगे तो अत्यधिक निच्छालन वाले क्षेत्रों में हम लोग बात करेंगे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी है, फिर पर्वतीय मिट्टी है। तो भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन वाले क्षेत्रों में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो लैटेराइट मिट्टी जो है ये अत्यधिक वर्षा वाले निच्छालन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी में भी लोहे के कण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है? इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी का रंग तो लाल होता ही होता है, साथ ही साथ आपको याद रखना है लैटेराइट मिट्टी का भी रंग लाल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो लैटेराइट मिट्टी होती है ना, ये क्या हो जाएगा, तो ये अगर आपसे पूछ ले कि भारत में ये लैटेराइट मिट्टी कहाँ पर मिलती है, अगर हम लोग सबसे अधिक बात करें या मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें कि लैटेराइट मिट्टी कहाँ पर मिलेगी, तो ये याद रखिएगा आपको ये पश्चिमी घाट पर, जो केरल और कर्नाटक वाला क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ये लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वेम्बनाड क्या है? तो एक बंदरगाह है, लैगून झील है, पर्वतीय चोटी है, या फिर बहुउद्देशीय परियोजना है? तो बताएंगे क्या आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा। देखो अगर हम लोग बात करें तो केरल में, ठीक है, केरल की अगर हम लोग बात करेंगे तो केरल में जो खारे पानी की जो झीलें होती हैं, ठीक है, केरल में खारे पानी की जो झीलें होती हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग कयाल कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो उनको हम लोग कयाल कहते हैं। केरल में खारे पानी की जो झीलें होती हैं उनको क्या करते हैं, कयाल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और केरल में, ठीक है, जो ये वेम्बनाड है तो ये क्या है, तो ये एक खारे पानी की लैगून झील है, ठीक है। क्या है, तो खारे पानी की एक लैगून झील है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी हो जाएगा, वेम्बनाड जो है, ठीक है। केरल में हमको कौन कौन सी झील देखने को मिलेगी, तो देखो एक तो वेम्बनाड झील देखने को मिलेगी, और वेम्बनाड झील के संदर्भ में याद रखेंगे कि ये भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। क्या है, तो ये भारत की सबसे लंबी झील है, और इस झील में क्या होता है, इस झील में नौकायान प्रतियोगिता होती है, ठीक है। क्या होती है, तो इस वेम्बनाड झील में नौकायान प्रतियोगिता होती है। केरल में वेम्बनाड झील है, ठीक है, और इस वेम्बनाड झील में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है, तो ये वेम्बनाड झील सबसे लंबी झील है, और यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर नौकायान प्रतियोगिता होती है, याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ केरल में अगर हम लोग बात करें तो केरल में आपको अष्टमुडी झील भी देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील ये दोनों झीलें आपको केरल में देखने को मिलेंगी। वेम्बनाड क्या है, एक लैगून झील है, सबसे लंबी झील है, और यहाँ पर नौकायान प्रतियोगिता होती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि नौकायान प्रतियोगिता कब होती है, तो याद रखिएगा ओणम के अवसर पर, ठीक है। कब, तो ओणम उत्सव है जो कि केरल में मनाया जाता है, और इसी ओणम उत्सव के अवसर पर केरल में नौकायान प्रतियोगिता होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहलाता है, बताइएगा। तो किसको हम लोग लौटता हुआ मानसून कहते हैं? जो ये लौटता हुआ मानसून है ना, इसी को पीछे हटता मानसून भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको पीछे हटता मानसून कहते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे इसको मानसून का विवर्तन भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो इसको मानसून का, ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको मानसून का विवर्तन भी कहते हैं, ठीक है। पीछे हटता मानसून या फिर इसी को क्या करते हैं, मानसून का विवर्तन कहते हैं। देखो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। क्या है, तो ये अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और जो ये पीछे हटता मानसून या लौटता मानसून है ना, इसके संदर्भ में याद रखेंगे कि ये जो है ये क्या हो रहा है, तो ये अक्टूबर नवंबर के महीने में, ठीक है। कब, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में जब ठंडियाँ होती हैं, जब ठंडियाँ अक्टूबर नवंबर के महीने में ठंडी पड़ती है ना, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में ठंडियों में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पीछे हटता मानसून, लौटता मानसून या फिर कहेंगे मानसून का जो विवर्तन है ये क्या करता है, तो ये कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है, ठीक है। कोरोमंडल तट, अब ये कोरोमंडल तट कहाँ पर है, तो आप कहोगे कोरोमंडल तट कहो या फिर आप कहो चेन्नई तट कहो, ठीक है। कहाँ पर, तो ये कोरोमंडल तट कहो या फिर आप चेन्नई तट कहो, जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो इस तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, चेन्नई तट पर अक्टूबर नवंबर के महीने में ठंडियों के समय में पीछे हटता मानसून जो है, मानसून का विवर्तन जो है या लौटता मानसून जो है ये वर्षा करता है। और ये कौन सा मानसून होता है, तो देखो ये मानसून जो है ना वो इस तरीके से भारत में आता है, ठीक है। क्या होता है, इस तरीके से भारत में आता है। अगर इस तरीके से आप भारत को इस तरीके से बांट दोगे तो ये वाला मानसून कौन सा होगा,
तो ये आपका मानसून होगा उत्तरी पूर्वी मानसून होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ये कौन सा मानसून है, तो ये आपको हो गया उत्तरी पूर्वी मानसून है। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, उत्तरी पूर्वी मानसून जो है इसी को लौटता मानसून, पीछे हटता मानसून, मानसून का निवर्तन कहते हैं। और ये अक्टूबर नवंबर में ठंडियों के दिन महीनों में, ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई तट या फिर कहे कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। क्लियर है। चलो, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था हम लोग सीटेट के और बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 जो 4.0 जो आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं। ये क्लास पूरी तरीके से NCERT बेस्ड है, NCERT पर आधारित है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आपको कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको कोई डाउट है, हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सीटेट का शॉर्ट नोट्स चाहिए जिसको आप घर बैठे जिससे पढ़ करके नोट्स तैयार कर सकते हैं, या फिर जिसको पढ़ करके आप सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, सीटेट के एग्ज़ाम को या फिर बिहार शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम को आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं और आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो आप जो है यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देंगे, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज कर देंगे तो एक छोटी सी आपसी सहायता राशि ली जाएगी और आपको शानदार भी जो है, ठीक है, नोट्स जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा, जिससे एक ही बार में आप सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।